मिशन किसान पर। आदाब। इनकम्स, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ड खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं। मैं हूं सोनिया सिंह। इस खास प्रोग्राम में आज बात म्यूचुअल फंड में लार्ज और मिड कैप फंड्स की। म्यूचुअल फंड को हिंदी में पारस्परिक निधि कहते हैं, लेकिन इसका अंग्रेजी नाम ही ज्यादा पॉपुलर है। म्यूचुअल फंड एक तरह का कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट होता है। इसमें इन्वेस्टर्स का ग्रुप मिलकर स्टॉक के शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या दूसरी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। इसमें अलग अलग तरह के फंड्स मौजूद हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स, जिसमें स्मॉल कैप पर हम पहले ही बात कर चुके हैं। लार्ज कैप फंड्स में ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं और ये इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देता है। वहीं मिड कैप फंड्स ग्रोथ के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। और क्या है इनके फीचर्स और क्या है इनके फायदे, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो खास मेहमान, जाने माने फाइनेंस एक्सपर्ट डॉक्टर रवि सिंह और जाने माने इकोनॉमिस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट डॉक्टर शरद कोहली। आप दोनों का प्रोग्राम में स्वागत है। प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, शेयर प्राइस नहीं बढ़ रहा है, लेकिन अगर प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं लेकिन कैश फ्लो नहीं बढ़ रहा है, तो यानी कि ये वार्निंग साइन है। देखिए, दो चीज़ें किसी भी शेयर की प्राइस को गवर्न करती हैं, ये हमें बेसिकली समझ लेना चाहिए। पहला एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में जो आपने जिक्र किया कि प्रॉफिट का बढ़ना, कैश फ्लो का बढ़ना, इबिटा कैसी चल रही है और कंपनी के बाकी जो सारे के सारे, हम बहुत टेक्निकलिटीज में नहीं जाते फाइनेंस की। दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस होती है कि जो शेयर की मूवमेंट है वो क्या पैटर्न फॉलो कर रही है, उसमें वॉल्यूम्स कितने हैं, क्या चार्ट बन के निकल रहा है, उसकी शेप क्या है, वो भी एक तरह से इशारा करती है आगे आने वाली। तो आपने जो पीछे सवाल पूछा था कि पहले तो मैं उस पर आता हूं कि प्रॉफिट बढ़ रहा है पर शेयर प्राइस नहीं बढ़ रही, और तब बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है कि इतना अच्छा रिजल्ट आया, मैंने ठीक शेयर चूज किया था, पर ये हुआ क्या, ये तो जम गया है अपनी जगह। तो देखिए, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स का रुझान उसकी तरफ है कि नहीं है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि शेयर प्राइस भी डिमांड और सप्लाई का फैक्टर है। अगर लोग ज्यादा खरीद रहे हैं तो बढ़ेगा, लोग नहीं खरीद रहे हैं तो खड़ा रहेगा, बेचेंगे तो गिरने लग जाएगा। ये तीन मूल सिद्धांत आपको, प्रिंसिपल्स दिमाग में रखने पड़ेंगे। हो सकता है इन्वेस्टर्स उसको अभी ना देख रहे हो सकता है उनको और कोई दूसरा शेयर ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, पर यह पक्का है कि अगर उस कंपनी का प्रॉफिट अच्छा जा रहा है, लगातार प्रॉफिट बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो भले ही वो धीरे चाल चले, भले ही कुछ दिन तक वो लोगों की नजर से हटा रहे, पर एक दिन, और बहुत जल्द वो दिन आता है जब एकदम लोगों की नजर पड़ती है। तो इसलिए अगर ऐसा होता है कि नहीं चल रही, तो आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो बढ़ता हुआ दिख जाएगा। हो सकता है 2-3 महीने, 6 महीने लग सकते हैं, पर ये हो नहीं सकता सोनिया कि प्रॉफिट बढ़ता रहे और शेयर की प्राइस जो है कालांतर में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में बढ़े, ऐसा नहीं होता है। पर आपने दूसरी बात पूछी कि कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो भी इंपॉर्टेंट, ये भी फंडामेंटल एनालिसिस में जितने भी हम पैरामीटर्स लेके चलते हैं उसमें से एक पैरामीटर है। मैंने तो सोनिया, मैं इसके बिल्कुल उल्टा बात करता हूं, मैंने तो लॉस मेकिंग कंपनीज का शेयर रातों रात और कई दिनों तक लगातार चढ़ते हुए देखा है। तो हमें इसमें एक चीज और जो जानने वाली है, जो कि मुझे लग रहा है कि दर्शकों के बहुत काम की होगी, कि शेयर मार्केट में स्पेकुलेशन भी होता है। स्पेकुलेशन होता है जब आप दाव लगा देते हैं किसी चीज पर, जिसको हम देसी भाषा में सट्टा भी कहते हैं। तो उसकी वजह से कई बार आपको एबनॉर्मल मूवमेंट किसी शेयर में दिखता है, या कोई एक सडनली एक इन्वेस्टर का ग्रुप आ गया, उसने उठा के उसको खरीदना शुरू कर दिया लगातार, तो आप कहेंगे इस कंपनी में जान तो है नहीं, आपके बात के उल्टा कर रहा हूं मैं, तो ये कैसे चढ़ना शुरू हो गया। तो थोड़ा सा स्पेकुलेटिव एलिमेंट देखकर जो जेन्युइन निवेशक है वो घबरा जाता है कि ये क्या हो रहा है, मैंने जो लिया, मेरी कंपनी प्रॉफिट मेकिंग थी, वो नहीं चढ़ रहा, और ये घाटे वाली कंपनी का शेयर चढ़ता जा रहा है। तो ये स्पेकुलेटिव एलिमेंट होता है। पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप जब इसको लंबी अवधि में स्प्रेड करेंगे इस कॉन्सेप्ट को, तो वो अपने ठिकाने पर आ जाता है। घाटे वाली कंपनी का अल्टीमेटली गिर जाएगा, प्रॉफिट वाली का चढ़ जाएगा। तो आपकी बात का मैंने दोनों तरफ से जवाब दे दिया। और आजकल हर कोई होशियार है, वो समझ जाता है कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन अगर हम मिड कैप कंपनियों की बात करें, जैसे कि शरद जी ने पहले बोला कि मैनेजमेंट कैसी है वो देखना बहुत ज़रूरी है, वो रिसर्च करना बहुत सारी चीज़ों की बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो लार्ज कैप कंपनियां होती हैं उनकी तो मैनेजमेंट मोर और लेस अपने रिजल्ट्स दिखा चुकी है और काफ़ी
डेडिकेटेड है उस अपने रिजल्ट्स की तरफ से, लेकिन मिड कैप जो है उसमें कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है मैनेजमेंट को रिसर्च करना, देखना, भालना और फिर उस इन्वेस्ट करना? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि मिड कैप में लगभग 500 कंपनियां हैं, तो ऑब्वियसली है कि 500 कंपनी की परफॉर्मेंस एक जैसी नहीं है। निफ्टी के अंदर तो आप एक बास्केट बना सकते हैं कि आपके निफ्टी के लार्ज कैप का मतलब है जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं वो निफ्टी के अंदर हैं और वो 50 कंपनीज हैं, तो उन 50 कंपनीज का तो आप वॉच रख सकते हैं। लेकिन जब आप 500 कंपनी की तरफ जाते हैं तो उनको कलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, और उसमें जैसा बताया शरद जी ने, बिल्कुल सही बताया कि स्पेकुलेशन शुरू हो जाती है। बहुत सी स्पेकुलेशन, न्यूज फैलती हैं, न्यूज गलत होती हैं, ऐसा न्यूज आ जाता है कि ये कंपनी इसको टेक ओवर कर रही है या ये बड़ा ग्रुप इसको टेक ओवर कर रहा है, तो इस स्पेकुलेशन में भी स्टॉक्स चलने शुरू हो जाते हैं और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो उसमें फंस जाते हैं। तो आपको बाइंग फ्रीज दिखता है, फिर सेलिंग फ्रीज दिखता है। फ्रीज का मतलब है कि आप जब बाय करने जाते हैं तो आपको मिलता नहीं है सौदा, जब सेलिंग फ्रीज होता है तो आप बेचने जाते हैं तो आपका सौदा बिकता नहीं है। तो इस तरीके की सिचुएशन भी देखने को मिलती है। लेकिन आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप मिड कैप की कंपनी को फाइंड आउट कर रहे हैं तो जैसे मैंने बताया ना, सबसे पहले एनालिसिस आपको मार्केट में करनी चाहिए कि आप किस सेक्टर की कंपनी में कर रहे हैं, और उस सेक्टर की बड़ी कंपनी अगर बड़ा कर रही है और छोटी कंपनी भी अगर बड़े की तरह कर रही है तो इसका मतलब है कि उसके प्रॉस्पेक्ट्स अल्टीमेटली उसके आगे बढ़ जाएंगे। यानी कि अगर अब क्योंकि अभी देखिए हमारे यहाँ पे भारत सरकार ने जिस तरीके से यहाँ पर इनोवेशन की बात की है या फिर जो स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं उनमें बहुत बड़ी बड़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है। लार्ज कैप कंपनीज, उनका इंटरेस्ट जो है वो स्मॉल कैप कंपनीज में आ रहा है। तो ये सारी ग्रोथ पे आपको अगर पार्टिसिपेशन का एक मौका मिल रहा है तो आपको वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो न्यूज़ आपको देखनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात, आपने पहली बात बता दी कि पी कितना चल रहा है, मार्केट कैप कितना है, सेल्स रेवेन्यू कितना है और अर्निंग कितनी है। अगर ये 4 फैक्टर आपने कैच कर लिया है तो कंपनी आपसे कितना भी झूठ बोले आपको उसकी क्लियर पिक्चर दिखाई देती। तो मुझे लगता है इस सिलेक्शन पे आप एक क्राइटेरिया बना करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि वो कंपनी का कितना वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम की मैं बात इसलिए कर रहा हूं, ये जरूर ध्यान रखिए कि जिस भी कंपनी का वॉल्यूम 1 से 1.5 लाख शेयर पर डे का नहीं है उस कंपनी में निवेश मत करिए। वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि कम से कम किसी भी कंपनी का 1 लाख शेयर बाय या सेल का रोज का वॉल्यूम होना चाहिए। यानी कि 1 लाख लोग इंटरेस्टेड होते हैं, 1 लाख वॉल्यूम हो जाता है, 1 लाख परचेजिंग हो जाती है, फिर 1 लाख सेलिंग हो जाती है। तो उससे एक फायदा ये होता है, आपको क्लियर कट अंदाजा मिल जाएगा। हो सकता है 500 कंपनीज में से आपको सिर्फ 300 कंपनीज मिले जो इस वॉल्यूम को ट्रेड कर रही हैं। तो आप इस तरीके के फिल्टर लगा करके आप इन्वेस्टमेंट की रणनीति बना सकते हैं। जी, तो बहुत सारे हमारे दर्शक भी सवाल पूछ रहे हैं और एक सवाल उसमें से ये है कि मिड कैप में क्या सबसे सही समय है निवेश करने का? मेरे हिसाब से तो वो होना चाहिए जब कोई निवेश नहीं कर रहा उसमें तो आप कर लो। जी नहीं, बिल्कुल आपने ठीक बात करी कि कब एंट्री, और शुरू में डॉक्टर रवि ने बोला था कि सही समय वही है जब आप सोचें कि सही समय है। पर फिर भी मैं मानता हूं, और डॉक्टर रवि मैं उम्मीद करता हूं मेरी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि थोड़े से जब फैक्टर्स ऐसे हो, जैसे आजकल की मान लीजिए बात करते हैं, हम आगे पीछे क्यों जाएं, हम आजकल की बात करते हैं। रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रही है, इंटरेस्ट रेट्स दुनिया भर में बढ़ रहे हैं। आपने देखा अमेरिकन फेड ने बढ़ाए, भारतीय रिजर्व बैंक ने बढ़ाए, इंग्लैंड में बढ़ गए। उसके अलावा अमेरिका में बॉन्ड यील्ड्स चल रही हैं। अमेरिका के हम दर्शक कहेंगे हम अमेरिका का क्यों जिक्र कर रहे हैं, और फाइनेंशियल मार्केट्स में अमेरिका छींक मारता है, जुकाम सारी दुनिया को लग जाता है, ये माना जाता है। तो इसलिए मुझे वो जिक्र करना जरूरी है। बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स एक्स होता है, और निरंतर पिछले अप्रैल से सोनिया यहाँ से जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो, वो पैसा लगातार यहाँ से निकाल रहे हैं। खाली सितंबर का महीना छोड़ दें तो आपको रुपए पर भी प्रेशर बार बार बनता दिख रहा है। हमारे फॉरेक्स रिजर्व भी उसकी वजह से कम हुए क्योंकि आरबीआई को बैलेंस करना पड़ता है। Correct. तो मुझे लग रहा है कि ठीक समय वो तो है जब आप इन्वेस्ट करते हैं, पर फिर भी आप एक बार मार्केट की परिस्थितियां अगर प्रतिकूल हैं, अगर एडवर्स जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, तो उस समय थोड़ा सा रुक जाना भी एक स्ट्रैटेजी होती है। और एक बहुत ज़रूरी बात जो मैं आपकी इजाज़त से करना चाहूँगा, जो मुझे लगता है कि ना केवल मिड कैप लार्ज कैप बल्कि क्योंकि शेयर मार्केट से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, मैंने ऐसा देखा है बहुत बार, बहुत सारे दर्शक मैंने देखे हैं, दर्शक आई एम श्योर पैसा बोलता है कि दर्शक तो बहुत जागरूक हैं, पर मैंने देखा है कि कहीं इन्वेस्टर होते होते आप ट्रेडर बन जाते हैं। क्या करते हैं आप, बार बार आपने लगा कि मुझे प्रॉफिट हुआ, आपका एक दोस्त मिला, उसने कहा भाई तुमने तो यार एक साल रखा, मैंने तो 1 हफ्ते में कमा लिया। तो वो एक बड़ी थिन लाइन है इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के बीच में। मुझे लग रहा है इन्वेस्टर को ट्रेडर नहीं बनना चाहिए। ट्रेडर इन्वेस्टर बन जाए कोई बात नहीं है, पर इन्वेस्टर को ट्रेडर, इसका मतलब बार बार खरीद रहे हैं। अब ये म्यूचुअल फंड्स की हम बात कर लेते हैं, लोग क्या करते हैं, एक खरीदा दूसरा बेचा, नहीं ये अच्छा नहीं है, ये खरीदो दूसरा बेचा, और मैंने देखा उनका साल के बाद एग्जिट लोग एंट्री लोड ज्यादा दे जाते हैं वो,
और उनका रिटर्न जो ओवरऑल नेट रिटर्न है वो कट हो जाता है और उतना रिटर्न वो नहीं जनरेट कर पाते। तो मुझे लग रहा है आपकी अगर सवाल पे मैं फिर से आऊं तो सही समय बिल्कुल ठीक है, वही है जब आपका मन करे और जब आप तैयार हो, पर उस समय एक जानकार सलाहकार से एडवाइस जरूर ले लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई भी आदमी दुनिया में नहीं है जिसको कि सारा कुछ पता हो। तो कई बार एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको उस एरिया की नॉलेज होती है। तो आप जब बड़ा पैसा खासकर लगाना चाहे, छोटा मोटा लगाना चाहे ठीक है, पर अगर आपने बड़ा पैसा लगाना है तो आप किसी जानकार से, किसी एक्सपर्ट से सलाह लेके जरूर करें, और कुछ नहीं करें तो पैसा बोलता है देख के उसके बाद जरूर करें। जी, एक और सवाल दर्शकों का है कि मिड कैप क्या ज़्यादा रिस्कियर है, क्योंकि मिड कैप कंपनियां लगातार सालों साल से बिजनेस कर रही हैं लेकिन फिर भी लार्ज कैप की तरह अपने आप को प्रूव नहीं कर पाई हैं। देखिए, रिस्क तो मार्केट में अगर आप लगा रहे हैं तो आपका शुरू हो जाता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं मिड कैप में, देखिए मिड कैप की बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड कंपनीज होती हैं, ये जिन्हें आप PSU कह सकते हैं। उनमें अगर आप निवेश करते हैं तो आपका रिस्क कम होता है, उनमें वोलेटिलिटी कम होती है। वोलेटिलिटी का मतलब है उतार और चढ़ाव कम होता है। तो अगर उतार और चढ़ाव कम होगा तो आपको वो कम रिटर्न भी देगा, लेकिन आप सेफ्टी भी प्रोवाइड कर पाएंगे। तो फायदा ये है, देखिए हमारे पास पूरा यहाँ पर मार्केट है, मार्केट में हमारी चॉइस है कि हम लार्ज कैप की तरफ जा रहे हैं, तो मतलब हम ज्यादा रिस्क के लिए तैयार हैं। ज्यादा पैसा जहां पर इन्वॉल्व होगा वहां पर ज्यादा वोलेटिलिटी होगी, ज्यादा उतार और चढ़ाव देखने को मिलेगा। तो इस तरीके का सेंटिमेंट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मिड कैप में निवेश करने में ये कोई जरूरी नहीं कि आपका रिस्क बड़ा होता है, ये ज्यादा जरूरी है कि आपने कौन सा मिड कैप प्लान लिया है और उसके अंदर की बास्केट क्या है। और आप एक पॉइंट हमारा जो रह गया, देखिए आप जब म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो मैं एक बहुत अच्छी राय देना चाहूंगा, आप उस म्यूचुअल फंड को खरीदने के बाद उसके शेयर जरूर देखिए कि कौन कौन से शेयर मेरे म्यूचुअल फंड में खरीदे गए हैं, जिससे आपको पता होगा कि मेरी जो म्यूचुअल फंड जो मेरा मैनेज हो रहा है उसमें ये शेयर लिए गए हैं। और अगर आपकी कोई वजह है कि आप म्यूचुअल फंड, जैसा शरद जी ने बोला कि म्यूचुअल फंड लोग स्विच कर लेते हैं, अगर आप स्विच कर रहे हैं तो ये भी देख लीजिए कहीं स्विच करके आप सिर्फ एंट्री लोड या फिर आप दूसरे के कहने पे या म्यूचुअल फंड के एजेंट को प्रेशर होता है कि आप दूसरा एक म्यूचुअल फंड परचेज कर लीजिए, पता चला आपने इस शेयर के बास्केट से निकल गए, दूसरा म्यूचुअल फंड खरीदा, सेम वही शेयर वहां पे भी खड़े हुए हैं। तो इस तरीके के आप अपने चेक्स लगा सकते हैं। जागरूक, बिल्कुल, उपभोक्ता अगर जागरूक होगा तो उसको उससे कोई नहीं जीत सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका जो ये सब रिटर्न है ये इस पे डिपेंडेंट ज्यादा होता है कि आप किस तरीके की स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं। अब जैसे आपने एक क्वेश्चन अभी पहले पूछा था, मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा कि सही समय क्या होता है। देखिए मैं कहता हूं मेरा सही समय चल रहा है, नहीं चल रहा, अच्छा समय चल रहा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। अगर मेरे को 100 रुपए का निवेश करना है तो मेरे पास स्ट्रैटेजी जरूर है, मैं 20-20 रुपए को डिवाइड कर दूंगा, यानी 20-20% डिवाइड कर दूंगा और 5 महीने में अपना निवेश करूंगा। और ऐसा हो नहीं सकता कि साल के 5 महीने में मेरा समय सही ना हो। तो ये सिंपल स्ट्रैटेजी है। आप इस तरीके से अगर डाइवर्सिफाई डिवाइड कर देते हैं अपने फंड को तो ऑटोमेटिकली आपको सही समय और वह समय दोनों मिल जाएंगे और एवरेज ऑन आप अच्छे रहेंगे, जैसा सर ने अभी एवरेज निकाला था बीच में हमारे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस तरीके की स्ट्रैटेजी को अगर फॉलो करते हैं तो आप अच्छा निवेश भी कर पाएंगे और अच्छे रिटर्न्स भी पा पाएंगे। शरद जी, जैसे कि ये माना जाता है कि जो लार्ज कैप फंड्स हैं उनमें रिस्क लो है, लेकिन लार्ज कैप में भी कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो डेड स्टॉक हैं, अंडर परफॉर्मर्स हैं, उनके बारे में क्या? देखिए लार्ज कैप में सोनिया डेड कंपनीज तो आपको, क्योंकि निफ्टी 50 जब हम बात करते हैं तो निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50 वो बना ही निफ्टी 50 से है, तो इसलिए उसमें डेड कंपनीज तो आपको नहीं दिखेंगे। अगर वो डेड कंपनीज हो तो वो 50 में रहेंगी नहीं, फिर उसको स्टॉक एक्सचेंज रहने नहीं देता है। पर अंडर परफॉर्मेंस हो सकती है, ऐसा नहीं है कि सब दिन एक जैसे हो हर कंपनी के। कोई कंपनी कभी ज्यादा मुनाफा कमाती है। जैसे एक बड़े बैंक के विलय की बात हो रही थी तो उसको लेके सवाल उठ रहे थे। जी। हाँ, ये देखिए मर्जर्स एक्विजिशंस चलते रहते हैं स्टॉक मार्केट में, पर आपको लार्ज कैप वाली कंपनी डेड कंपनी नहीं दिखेगी। वो मतलब अंडर परफॉर्मर हो सकती है पर वो डेड नहीं होगी। आपने जो पहले सवाल पूछा था, मिड कैप में थोड़ा सा ज्यादा रिस्क होता है क्योंकि वो कंपनी छोटी होती है और कंपनी जितनी बड़ी होती जाती है तो उसका रिस्क जो है वो बैलेंस होता जाता है उसमें, क्योंकि इतना ज्यादा विस्तार हो गया। एक बड़ी पुरानी कहावत मुझे याद आ रही है जो कि आपके सवाल का जवाब देगी कि हाथी कितना भी पतला हो जाए भैंस तो रहेगा ही। तो वो मतलब लार्ज कैप कंपनी कितनी भी छोटी हो जाए वो फिर भी भारी भरकम रहेगी, क्योंकि तभी तो हमने उसको लार्ज कैप कहा। 20,000 करोड़ से ऊपर वो गई तो हमने उसको लार्ज कैप कहा। तो मुझे लगता है कि मिड कैप वाली थोड़ी छोटी होती है, तो आप जितने छोटे होते हैं उतना रिस्क ज्यादा होता है। इसीलिए मिड कैप वाले जो कंपनीज हैं दोनों का रिस्क, इनफैक्ट ये भी एक क्राइटेरिया है। मिड कैप और लार्ज कैप को जब हम
पॉइंट्स बनाते हैं कि दोनों में फर्क क्या है, तो मिड कैप में वाकई थोड़ा सा ज्यादा, इसी तरह स्मॉल कैप में और ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि वो कंपनी छोटी है, उनकी फंड कैपेसिटी कम है, उनका कैपिटल कम है, उनकी मैनेजमेंट छोटी है, कुल मिला के जो लोग काम करते हैं उनके हेड काउंट भी कम हो सकता है और उनका विस्तार भी इतना नहीं। जो मैंने अभी पैरामीटर्स बताए थे वो सारे कुछ नॉचेस नीचे होते हैं, इसलिए उनका ज्यादा होता है, पर उसमें ग्रोथ के चांसेस ज्यादा होते हैं। आप देखिए किसी किसी दिन जब शेयर मार्केट गिरती है तो पता नहीं कितने दर्शक फॉलो करते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे उसमें मिड कैप और स्मॉल कैप कई बार शेयर्स चढ़ जाते हैं जबकि लार्ज कैप गिर जाते हैं, कई दफे उल्टा भी होता है। तो क्योंकि ग्रोथ पोटेंशियल जो है वो स्मॉल कैप और मिड कैप में लार्ज कैप के मुकाबले ज्यादा होता है, क्योंकि वो ऐसा भी माना जाता है लार्ज कैप अब चल चुके हैं काफी तक, इसीलिए उसमें रिटर्न भी थोड़ा कम आता है, उसकी ग्रोथ जरा धीरे धीरे होती है पर ज्यादा स्टेडी होती है, ज्यादा स्टेबल होती है, ज्यादा सस्टेनेबल होती है। मिड कैप की ग्रोथ ज्यादा हो सकती है, एकदम से उछाल आ सकता है, पर उसमें थोड़ा सा रिस्क ज्यादा बना रहता है। तो जैसे कि शरद जी ने भी कहा था कि आप अपना स्टॉक लीजिए और फिर भूल जाइए उसको एक तरह से, और फिर कई सालों बाद देखेंगे तो फिर आप उसमें देखेंगे कि वाकई में आपका कितना मुनाफा हुआ है। तो हाइपर ग्रोथ फेज जो होता है, क्या वही सबसे अच्छा समय है एक इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्ट करने का? जैसे कि अगर हम आजकल की बात करें तो मे बी ई-कॉमर्स कंपनियां या फिर सोशल मीडिया, ये भी अभी कहा जा रहा है कि हाइपर ग्रोथ फेज में है। जी बिल्कुल, मैंने इसीलिए आपको बोला कि दो कंपनियां आपने बता दी हैं और दो सेक्टर मैंने जैसे बताया, जैसे ईवी के बारे में बात करी हमने, आईटी सेक्टर की बात करी है, तो ऑब्वियसली कि ये कंपनियों में आपको आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स आगे 5 साल का दिखाई दे रहा है। तो जो इम्पैक्ट आज आप देख रहे हैं वो 5 साल बाद बहुत बड़ा होने वाला है, और आज आप ग्रोथ में अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो आप आगे 5 साल बाद उसका आप एंजॉयमेंट भी करेंगे। लेकिन आपकी मैं क्वेश्चन के बेसिक पे आता हूँ। देखिए, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनानी हो तो आपको गोल क्लियर करना पड़ेगा। गोल क्या है आपका? आप बच्चे को आप पढ़ाई में लगा रहे हैं, या फिर आपको बच्चे की शादी के टाइम पे आपको पैसे चाहिए, या फिर आपको अपने रिटायरमेंट के लिए चाहिए, या फिर आपको मेडिकल के टाइम पे आपको कोई ऐसे मेडिकल की जरूरत पड़ सकती है 3 साल 5 साल बाद। तो आप फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत जरूरी है, और वही हिसाब से आप रणनीति बना के आप निवेश करिए, नहीं तो आपको उतना बेनिफिट नहीं आ पाएगा। क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं कि हमें जाना कहाँ है तो हम कहाँ किस ट्रेन में बैठेंगे, किस बस में बैठेंगे, वो हमें नहीं पता है। तो आपको सबसे पहले टारगेट सेट करना होगा, और इसीलिए मैंने सिंपल फॉर्मूला आपको बताया था कि आप अपनी एज को 100 से माइनस कर लीजिए, जो नंबर आता है, और जितनी आपकी कमाई, अगर मैं 100 रुपए दिन एक महीने में मैं बचाता हूं तो मैं उसका 65 रुपीज का निवेश कर दूंगा। अगर मैं 35 साल का हूं, 40 साल का हूं तो 60 रुपए कर दूंगा, 50 साल का हूं तो 50 रुपए कर दूंगा। वो आपको करोड़पति बनाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई रणनीति आपको पैसा बनाने से नहीं बचा सकती है और ना रोक सकती है। तो आपको गोल सेट करना पड़ेगा। इसलिए आप चाहे मिड कैप में निवेश कर रहे हो, स्मॉल कैप में निवेश कर रहे हो, लेकिन पहले टारगेट सेट करिए कि आपको कब कब पैसे की जरूरत है और किस हिसाब से आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाना है। अपने दर्शकों के लिए मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ शरद जी, कि म्यूचुअल फंड से इनकम कैसे हो सकती है? एक तो डिविडेंड्स आ सकते हैं, या फिर चलिए आप सेल कर लेंगे अपने शेयर्स, तो मतलब वो कमाए कैसे? दो तरीके से कमाई होती है म्यूचुअल फंड से सोनिया। एक होती है कि आपने जो म्यूचुअल फंड में मान लीजिए 1 लाख रुपए लगाया और वो आपका 3 साल बाद 1.5 लाख हो गया, या 1,40,000 हो गया, या 2 लाख हो गया, बहुत अच्छा रिटर्न आया, या 1,10,000 जितना भी हुआ। दूसरा होता है कि आपको रेगुलर उससे डिविडेंड भी मिलता है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड, वो आप कौन सी, 2 तरीके की स्कीम्स होती है, एक ग्रोथ स्कीम होती है, एक डिविडेंड स्कीम होती है। तो आप जो भी चूज करेंगे, अगर आप चाहते हैं आपका पैसा आपको रेगुलरली नहीं चाहिए, मुझे 3 साल 5 साल बाद जब मैं निकालूं मुझे बढ़कर मिले, उसको ग्रोथ स्कीम कहते हैं। और आप डिविडेंड स्कीम चूज करते हैं जिसमें आपको रेगुलरली डिविडेंड मिलता रहे, समय समय पर जब जब कंपनी डिक्लेयर करे, एएमसी डिक्लेयर करे, तो आपको वो डिविडेंड लगातार मिलता रहता है। दूसरा जो आपने पीछे बात करी थी उसमें इन्वेस्ट करी थी, उसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा, आपकी इजाजत हो, वो ये कि एक जब भी आप इन्वेस्ट करें तो आपकी जो रिस्क एपेटाइट होती है कि मेरे अंदर जोखिम उठाने की कितनी कैपेसिटी है, कि मैं कितना रिस्क ले सकता हूं या ले सकती हूं, वो उसका भी असेसमेंट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आपको पता है कि मैं अपना पैसा, क्योंकि और इसके लिए आपको क्या करना है, मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है, उसमें से आप चाहते हैं कि 90,000 तो ये मेरे बिल्कुल सेफ रहने चाहिए, इसमें कोई रिस्क नहीं लूंगा, मैं बैंक एफडी में लगाऊंगा या मैं किसी डेट फंड में लगाऊंगा, बिल्कुल जहां पर कोई रिस्क नहीं है। पर 10,000 रुपए से मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा खेल सकता हूं, तो उसमें थोड़ा मैं रिस्क ज्यादा ले सकता हूं।
तो अगर आप अपनी रिस्क एपेटाइट को भी असेस कर लेंगे, जो डॉक्टर रवि ने बताया उसमें मैं जोड़ रहा हूं, तो उससे भी आपको इन्वेस्टमेंट करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं, या आप हाइब्रिड फंड में लगा रहे हैं, या आप डेट फंड में लगा रहे हैं। इसमें भी आप म्यूचुअल फंड्स भी कई तरीके के होते हैं, हम मेरे ख्याल पहले के कार्यक्रमों में इसका जिक्र कर चुके हैं। डेट फंड्स भी होते हैं, हाइब्रिड फंड्स भी होते हैं, तो आप इंडेक्स फंड्स भी होते हैं, तो आप उसको डिवाइड करके ऐसे म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी एक तो बास्केट ये बनाई जा सकती है कि आप बहुत सारी कंपनीज के फंड्स ले सकते हैं, पर एक आप कैटेगरी का बास्केट भी चाहें तो बना सकते हैं। तो जैसे कि शरद जी ने बात की थी कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो शेयर मार्केट को भी और म्यूचुअल फंड्स को भी बहुत इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लोबल फैक्टर्स हो जाएं या आपके डोमेस्टिक पॉलिटिकल मैटर्स हो जाएं, यूक्रेन वॉर की इन्होंने बात की, कोविड सिचुएशन हम सब ने देखा, और क्रूड ऑयल की हम सिचुएशन देख रहे हैं। तो ऐसे में कितना इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या पैसा अपने पास रखना चाहिए, कैश रखना चाहिए? देखिए, मैं इसको एक दूसरे क्वेश्चन से जोड़ूं तो शायद ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे लोगों को। आप इससे जानते हैं कि इससे पहले लोगों का इंटरेस्ट जो है वो आज तक का दो चीज़ों में निवेश बढ़ा है। एक तो प्रॉपर्टी में निवेश बढ़ा है, लोगों को लगता था प्रॉपर्टी सबसे सेफ है, प्रॉपर्टी में निवेश कर दो लॉन्ग टर्म पे रिटर्न मिल जाएंगे। दूसरा एक होता था कि सोने में निवेश कर दो अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे। लेकिन अब म्यूचुअल फंड ने उस निवेश को बहुत पीछे छोड़ दिया है। सोना आपका 20% का निवेश पे रिटर्न देता है, लेकिन अगर आप इक्विटी मार्केट पे करते हैं तो आपको 40% के भी रिटर्न मिले हुए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है। प्रॉपर्टी की सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि उसमें लिक्विडिटी नहीं होती। आज आपको पैसे की जरूरत है तो आपकी प्रॉपर्टी आप बेचने जाएंगे बिकेगी नहीं, खरीदने जाएंगे मिलेगी नहीं। ये सिंपल फॉर्मूला है, और इसीलिए लोगों का रुझान जो है वो इक्विटी मार्केट की तरफ गया है। तो जो आप कह रही हैं, जब म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगाते हैं या किसी शेयर में पैसा लगाते हैं, तो आज जिस तरीके से आप बैंक अकाउंट में पैसा रखते हैं वही एक तरीका है कि आपने फोन किया, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को बोला मेरा म्यूचुअल फंड बेच दो, मुझे पैसे चाहिए, तुरंत आपको पैसे मिल जाते हैं, क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी है। तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हो सकता है पैसा आपका हो लेकिन आप उसको यूज ना कर पा रहे हो, तो ये भी बहुत बड़ा डिफिकल्ट टाइम है। अब जब कोविड की सिचुएशन आई थी तो आपने देखा होगा कि इक्विटी में निवेश जो है वो 30% बढ़ गया है। मैं आपको एक फिगर देता हूं, इस समय पूरे भारत भर में 30 लाख डीमैट अकाउंट पर मंथ खुलते हैं। अब बहुत 30 लाख डीमैट अकाउंट पर उस पे खुल रहे हैं, तो आप इतनी बड़ी फिगर को आप इमेजिन कर सकते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पे पैन कार्ड जो है वो 15 करोड़ के आसपास है। अभी तक शेयर मार्केट में आपको मालूम होगा कि निवेश के लिए सिर्फ 2 से 2.5 करोड़ लोग ही निवेश करते हैं। हम 150-30 करोड़ की पॉपुलेशन में अगर 2.5 करोड़ लोग निवेश करके शेयर मार्केट को इतना बड़ा बना सकते हैं, तो अगर इसी को डबल कर दीजिए तो अपने आप आपको दिखाई देगा कि उसका प्रॉस्पेक्ट, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट कितना है। तो रिस्क आपको आते रहेंगे। देखिए, जियो पॉलिटिकल टेंशन हमेशा आता रहेगा, इंटरेस्ट रेट का डर हमेशा आपको रहेगा, क्रूड ऑयल की वॉर हमेशा आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जब आप एक सेट पैटर्न पे आप निवेश करते हैं तो ये सब चीजें आपको उतना इंपैक्ट नहीं करती हैं, और घबराने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपका पैसा है, आप कभी भी बाहर निकाल सकते हैं। तो आप कि ज्यादा बेटर होता है कि आप रणनीति बनाकर ही निवेश करें, और ये सब चीजें तो आपके लिए मौका है। अब जैसे जियोपॉलिटिकल वॉर हुआ, स्टॉक मार्केट में पैनिक सेलिंग आई, मैं इंतजार कर रहा था कि स्टॉक मार्केट इतना बढ़ गया, मैं निवेश नहीं करना चाहता, तो अब मेरे को मौका लगता है कि हाँ ठीक है, मैं जिन शेयरों को मैंने देखा था कि वो मेरी पहुंच से दूर हो गए थे, वो आज मेरी पहुंच पे आ गए और पहुंच तक दूर तक पहुंचेंगे। तो ये एक तरीका है जिससे कि आप निवेश की रणनीति बना सकते हैं और अच्छे रिटर्न्स पा सकते हैं। जो सिक्लिकल कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल कमोडिटीज की अगर हम बात करें, तो उनमें डेट भी बहुत काफ़ी ज़्यादा होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो क्या सही टाइम होता है उसमें एंट्री करने का और फिर एग्जिट करने का? और अगर एंट्री करें तो क्या सिर्फ लार्ज कंपनीज में करें, छोटी में नहीं करें? और जब लार्ज अच्छे से एस्टैब्लिश लगे कि हाँ अब साइकिल ठीक चल पड़ा है, तो हम छोटी वाली कंपनी में करें? देखिए, मैं आपको इसको सिंपल समझाने की कोशिश करता हूं जिससे कि दर्शक हमारे समझ पाए। देखिए, लार्ज कैप हो या स्मॉल कैप हो या मिड कैप हो, ये आपका रिस्क एपेटाइट बताता है कि आप किस कंपनी में निवेश कर रहे हैं। अब आपने बात करी कि इस कमोडिटी के प्राइसेस का, देखिए सिंपल है कि इस समय कमोडिटी के प्राइसेस, मेटल की मैं बात करूं, जिंक, लेड, एल्युमिनियम, निकेल, इनके प्राइसेस 70% बढ़ चुके हैं। अब अगर स्टील के प्राइसेस बढ़े हैं तो आप स्टील सेक्टर से आप चाहे लार्ज कैप कंपनी को देखिए या स्मॉल कैप कंपनी को देखिए, उनके
जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर भी आपको असर देखने को मिलेगा। वो प्राइसेस यहाँ पर इंक्रीज करेंगे और प्राइसेस इंक्रीज करेंगे तो कंपनी के प्रॉफिट बढ़ेंगे, तो चाहे वो लार्ज कैप की कंपनी हो या स्मॉल कैप की कंपनी हो। अब एग्री कमोडिटीज की बात कर लेते हैं। आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे खाने के तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं या डेयरी प्रोडक्ट्स के रेट बढ़े हुए हैं, रशिया यूक्रेन का एक असर आ रहा है, तो आपको एफएमसीजी में वो ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो सिर्फ आपको रिलेट करना है और उन स्टॉक्स पे आपको पहले से स्ट्रैटेजी बनानी है। मैं इन्फ्लेशन से नहीं डरता, और क्यों नहीं डरता उसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि मैं इन्फ्लेशन को पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है तो आप अपने इस पोर्टफोलियो को आप कट ऑफ कर सकते हैं। आप इन्फ्लेशन अगर कम है तो आप अपने स्टॉक के और इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। सिंपल तरीका है जिससे कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी मानी जाती थी कि गोल्ड को एक सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट माना जाता था, और ये हमेशा कहा जाता था कि गोल्ड एक इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में हेज पोजीशन बनाने के लिए काम आता है। लेकिन आज प्रोस्पेक्ट दूर हो चुका है। इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा, ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, तो आप HPCL, BPCL ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में आप निवेश करके आप उसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बस आपको सही रणनीति बनानी है तो आप इस तरीके की चीज़ों को आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। कोशिश यही हमेशा करनी चाहिए कि जो सरकार की रणनीति हो, जो सरकार अपना विजन दे रही है, इसीलिए साल का जो बजट आता है उस पर हमें फोकस करना चाहिए कि कब इस बार सरकार का क्या प्रोग्राम है। अगर सरकार का प्रोग्राम है कि वो इस बार ईवी सेक्टर की बात करी, उन्होंने IT सेक्टर की बात करी, आपने सोशल मीडिया की बिल्कुल बात करी, तो आगे का प्रॉस्पेक्ट्स गवर्नमेंट का फंड एलोकेशन उसी तरफ है। तो हमें उसी तरीके की कंपनियों को वहां पर फाइंड आउट करके उनमें निवेश की रणनीति बनानी चाहिए, और अच्छे रिटर्न्स भी मिलेंगे, सरकार का जो कॉन्फिडेंस है वो भी आपको मिलता रहेगा। तो आप इस तरीके की रणनीति बना सकते हैं। तो बिना रणनीति बनाए इस मार्केट में नहीं आना चाहिए, और रणनीति अगर नहीं बना पा रहे हैं तो कम से कम पेशेंस रखनी चाहिए, क्योंकि वो सबसे बड़ा एसेट है अगर आप इस म्यूचुअल फंड बाजार में आना चाह रहे हैं या फिर आप शेयर बाजार में आना चाह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और साथ ही शरद जी आपका भी शुक्रिया। तो पैसा बोलता है कि इस कड़ी में फिलहाल इतना ही। आप अपनी राय और सजेशंस हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। मन की बात है जन जन की। संघर्ष